champions. Hope you all are doing well. Hey, I am your Parasite, welcoming you all in my YouTube channel Parasite Era. या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि welcoming you in my era. That's a Parasite Era. तो वीडियो शुरू करने से पहले या आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि हम लोगों के साथ एमबीकेट की प्रिपरेशन में मतलब कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ इशू क्या होता है। अब इशू क्या आता है ना, मतलब कि पढ़ सब कुछ सेम रहे होते हैं, ठीक है, हर कोई सेम पढ़ रहा होता है, वही बुक्स होते हैं, वही चीज़ होती है। अब जो सबसे ज़्यादा नीड होती है वो होती है डाउट सॉल्व की, और हमारे एकेडमीज के टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बच्चे का अलग से डाउट सुन सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा चीज़ ना, बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं, ठीक है। और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं, बहुत 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 सारे, ठीक है। मतलब कि सच में ये बहुत सारे बोल रहा हूँ, इतने आते हैं कि आई कॉन्ट डिस्क्राइब। तो मैंने यही रियलाइज़ किया, तो फिर इस प्लेटफॉर्म का यही मतलब है कि यहाँ पे ऐसा करेंगे हम कि जिसका जो भी डाउट होगा, चाहे रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है, वो आप कमेंट में पोस्ट करेंगे और हम उसका सोल्यूशन, अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप है तो उसका हम वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे, या फिर अगर कोई भी डाउट होगा तो अगर कमेंट में, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन नीड होगी या फिर अगर उसको डिस्क्राइब करने की नीड होगी तो किसी ना किसी वीडियो के थ्रू में ज़रूर बता दूंगा। मतलब ये प्लेटफॉर्म है उस डाउट वाले इश्यूज़ को सॉल्व करना, ठीक है। तो आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स एमसीक्यूज, जिसमें मतलब कि, और मेन बात कि यहाँ पे सिर्फ डाउट्स नहीं होंगे, इनके साथ कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। लाइक हम वो एमसीक्यूज करेंगे जिनके साथ वो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। और जिस जिस किस्म का भी न्यूमेरिकल आएगा ना, उस पर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा और इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो भी डाउट्स का समझ रहे हो ना, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है उसी को हम बोलते हैं डाउट, तो वो कंफ्यूजन सारी क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन द, चलो मैं आपको ना बच्चों की तरह पढ़ के बताता हूँ, हाथ दे के। इन द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है, ये कर्व 1, ये कर्व 2 स्लोप बना हुआ है, तो यहाँ पे P1, ये P2, ठीक है, इसका रिलेशन पूछ रहा है। और ये चार ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन ए P2 इज इक्वल P1, ऑप्शन बी है P2 इज ग्रेटर देन P1, और ऑप्शन सी है P2 इज लेस देन P1, और ऑप्शन डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अब ये आप जानते हो कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, ठीक। वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ बताता है हमें? चॉर्स लॉ। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में हमें कौन सा लॉ बता रहा होता है? चॉर्स लॉ। और यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे स्लोप दिया गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? स्लोप, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर का स्लोप के साथ क्या रिलेशन होता है। अब जो प्रेशर है ना, ठीक है, प्रेशर वो हमेशा इनवर्स होता है किसके? स्लोप के, ठीक। प्रेशर हमेशा किसके इनवर्स होगा? स्लोप के। मतलब ये चार्ल्स लॉ है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो अब ये कह सकते हो कि चार्ल्स लॉ में जब भी हमें स्लोप दे के प्रेशर पूछे ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर की एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसमें प्रेशर स्लोप से इनवर्स होता है। हम सब जानते हैं, यहाँ बेंट्री है तो हमें ट्रिक्स पे काम लेना पड़ता है और इसकी डेरिवेशन होती है। तो मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर कम, और जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा। तब यहाँ देखते हैं कि 2 का जो है वो स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप ज़्यादा मतलब इसका प्रेशर कम होगा, और जो 1 है उसका स्लोप कम है, इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब मेन छोटी सी बात है और बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है कि प्रेशर का स्लोप के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे बॉयल्स लॉ होता, ठीक है, लाइक यहाँ पे वॉल्यूम होता, यहाँ पे प्रेशर होता, और ये जो कर्व्स होती वो टेम्परेचर की होती, तो हम उसमें जो है ब्लू पेंसिल लिख रहा हूँ बॉयल्स लॉ के लिए, तो उसके लिए जो प्रेशर होता वो स्लोप से डायरेक्ट होता। प्रेशर क्या होता? स्लोप से, कहाँ लिखूँ? प्रेशर स्लोप से, ठीक है, प्रेशर जो होगा वो स्लोप से डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्ट उसकी स्लोप। अब सब समझ रहे होंगे, ये राइटिंग ऊपर हो रही है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है नहीं, वैसे भी हम इसको बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने जैसे क्या बताया कि स्लोप के साथ इनवर्स है। अब ये देखें P1 का स्लोप कम,
ठीक है, मतलब प्रेशर ज़्यादा और इसका प्रेशर कम होगा। P2 इक्वल P1, ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के स्लोप चेंज है। ऑप्शन बी पे आते हैं, P2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, P2 इज ग्रेटर देन P1, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम आना है, तो उसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये बढ़ कैसे सकता है, नहीं बढ़ सकता। ऑप्शन सी P2 इज लेस देन P1, 100% करेक्ट, ठीक है, और जो ऑप्शन करेक्ट है उनको मैं, ठीक है, चलो फिर उनको मैं ग्रीन से टिक करता हूँ, ठीक, ऑप्शन करेक्ट, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, लाइन भी सुनी होनी, पहले वाली ठीक ही थी, ओके। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि आप देख सकते हो कि P2 का स्लोप ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, इसको मिटा देते हैं हम, होप सो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड इक्वल टू द डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या वर्ड यूज़ किया है, इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है डिफरेंस, ठीक है, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ये देख लें, ही यूज वर्ड डिफरेंस, और यहाँ पे भी ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते जो हम नॉर्मली फार्मूला लग जाते हैं कि भाई सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में ऐड कर और हो गया। डिफरेंस मतलब कि चेंज पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, और चेंज में हमें पता है कि चेंज में क्या होता है, चेंज एंड सेंटीग्रेड, ठीक है, वो बराबर होता है चेंज इन केल्विन की। ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी बन रही है, बट आप होशियार बच्चों समझ जाओगे। चेंज इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन, तो हमें पता है कि जो सेंटीग्रेड में चेंज होगी वही केल्विन में होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन, यहाँ कितना है 25 सेंटीग्रेड, तो केल्विन में भी वही चेंज आनी है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओहो, मैंने कहा कि इसको हम ग्रीन से टिक करते हैं क्योंकि बाद में ये हमें ईजी होगा हर क्वेश्चन को करने के लिए, ओके, तो इसे कर लेते हैं, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो इसमें चेंज पूछा था, और चेंज इन सेंटीग्रेड और चेंज इन केल्विन स्केल में एक जैसा था क्योंकि दोनों पे जो होते हैं 100 डिविजन होते हैं, ठीक है, 25 केल्विन हमारा आंसर, मतलब हर जगह इसमें ऐसा नहीं करना कि जल्दी से ऐड कर लो, ये मतलब कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री क्वेश्चन कोई भी हो, उसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत नीड होती है, ठीक। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वाला, ये वाला बता देते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, if the average quantity of gas molecule becomes twice than the pressure, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रेशर की, किसकी बात हो रही है, प्रेशर की। अब हमें ये तो पता है कि भाई टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किया है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बोलता तो हम सीधा सा लिख लेते ट्वाइस, बट भाई यहाँ पे, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, हम पढ़ते हैं प्रेशर की इक्वेशन से ड्राइव करते हैं कि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट है, उसके साथ साथ प्रेशर टेम्परेचर दोनों काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि द एवरेज काइनेटिक ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ट्वाइस, जब काइनेटिक एनर्जी आपकी डबल हो रही है, ट्वाइस हो रही है, तो क्या होगा, उसके साथ साथ आपका प्रेशर भी ट्वाइस होगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये बॉक्स में लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट। तो हम चलते हैं अपने अगले की क्वेश्चन की तरफ, एक ग्राफ है, इसको ध्यान से देखिएगा, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। In an experiment to investigate the relationship between the volume of a fixed mass of an ideal gas and its pressure, a graph of PV against P is plotted, which graph show the correct relationship। यहाँ पे यही बोलता है, ग्राफ को देख लें कि PV और P के अगेंस्ट ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, कौन सा जो है वो सही रिलेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पे ना, ठीक है, पीवी अपॉन आर टी वाला नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो नहीं है, पीवी और पी के बीच में ग्राफ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और जो बात नोट करने की है, जिसमें ट्रिक रखी गई है सारी, ये वो ये, ठीक है, और हाईलाइटर यूज करना था मुझे यहाँ, तो वो सारी ये है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका क्या ग्राफ बनने वाला है, ये देखें। तो यहाँ से आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू, ओहो, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने पढ़ा है भाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी,
अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, इसका मतलब है पीवी इज डायरेक्ट, ठीक है, पीवी क्या है, पीवी क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ से आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखे इट मींस के पीवी इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है आपके एन मोल्स और टी, तो पीवी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखिए किस ग्राफ में आपका पीवी कांस्टेंट है, ये सिर्फ बी ग्राफ है जिसमें आपका पीवी कांस्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप ये यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, पीवी इसका हमारा क्या हो जाएगा, पीवी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है आपका, ठीक, यहाँ पे देखिए कर्व बन रहा है, यहाँ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो वो पूरा कांस्टेंट बन रहा है, पीवी का रिलेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी। तो इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल थे, होप सो राइटिंग का इशू नहीं हो रहा होगा, समझते होंगे सारे। तो हम चलते हैं अगले अपने पेज पर, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी फॉर सैंपल ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज शोन बाय द आइसोथर्म मार्क 1 इन फिगर गिवन बिलो, आइसोथर्म 2 वुड बी फॉलोड बाय द गैस एफ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पीवी और पी का ग्राफ दिया हुआ है मैंने, उसमें एक कर्व है आइसोथर्म कर्व। अब ये देखें, मैंने वहाँ पिछले वीडियो में, पिछले एमसीक्यूज में, नॉट वीडियो, पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको बताया कि पीवी और पी का ग्राफ कांस्टेंट आता है, किस पे, मतलब कांस्टेंट लाइन मिलेगी आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि गिवन टेम्परेचर में दिखा देता हूँ आपको, यदि कुछ ना लिखा हो यहाँ पे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये तो गिवन टेम्परेचर पे क्या है हमारा, तो मतलब देखो ना कैसे हो रहा है कि हमने वहां पढ़ा अपना कॉन्सेप्ट और यहाँ यूज हो रहा है। मैंने यही कहा ना कि इस वीडियो में इस एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या समय करेंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। लाइक मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आप अपनी फिजिक्स कैसे इंप्रूव करते हो, तो बाय एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज करके आपके साथ ना एक कॉन्सेप्ट कटेंगे। और फिजिक्स किसी एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, ठीक है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके ना अपने माइंड में रखने होते, तब भी होते हैं क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट हम जो है ना पिछले वीडियो में जो है पढ़ के आए, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या रहा है। तो क्वेश्चन में यही है कि मैं कौन सी कंडीशन रखूं कि तो मुझे आइसोथर्म 2 वाली कर्व मिले, क्या मिले, आइसोथर्म 2 वाली कर्व। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आइसोथर्म 2 वाली कर्व, ये बोले मैंने 2x कंडीशन में मेरे मुझे जो है ना आइसोथर्म 1 मिली है, तो मैं कौन कैसी कंडीशन रखूँ जिससे मुझे कर्व 2 मिले, ठीक। तो आप ऑप्शंस पढ़ें। ऑप्शंस में द मास ऑफ द गैस विल बी, द मास ऑफ द गैस वाज डबल्ड, the thermodynamics temperature of the gas was doubled, the thermodynamics temperature of the gas was half, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है द मास ऑफ द गैस वाज डबल्ड एंड thermodynamics temperature was half, ठीक। अब यहाँ पे देखें, अब आपका पीवी फैक्टर, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपका जो पीवी फैक्टर है, ठीक है, आपका जो पीवी फैक्टर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट है। पीवी का एनआरटी के साथ क्या है आपका रिलेशन, डायरेक्ट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मुझे ये, मतलब यहाँ पे देखें ना, इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, 2x से क्या हो रही है, x की वैल्यू हो रही है। इसका मतलब कि मुझे पीवी फैक्टर कम हुआ, मतलब कि क्या कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। पीवी फैक्टर कम होने से क्या हुआ, कम टेम्परेचर कम हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, द टेम्परेचर, द थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज हाउ, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ये टिक मार्क सी पे, ओके, सी पे, नीचे वाला भले आप जो है ना वो हटा दें, ठीक है, टिक मार्क इस पे, सी पे, ओके। मतलब यही है बात जो मैंने पहले ही बताई कि इसका पीवी के साथ आप डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू देख लेना। तो 2x से रिड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। अगर आप एनआर को कांस्टेंट रखो तो क्या होगा, उसका डायरेक्ट बनेगा रिलेशन। चले जी आगे चलते हैं। तो ये रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने पहले कहा हमारा मकसद है डाउट सॉल्व करना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंडेड,
तो ये बोलते हैं ना भाई गैस एक्सपेंड हो गई, और हम सबको पता है गैस एक्सपेंड होती है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, गैस कंप्रेस होती है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना भाई, एक्सपेंड से तो मतलब क्या करते हैं फिर डायरेक्ट डायरेक्ट लगा देते हैं भाई ए इज करेक्ट, नहीं होना ऐसे, ऐसे नहीं होना भाई। देखो इसने क्या वर्ड बोला है, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, क्या बोला है इसने, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड। आइसोथर्मली मतलब क्या, हम बोलते हैं आइसो मींस के सेम, आपका टेम्परेचर सेम रहा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये मेरी लाइन याद रख लो, ये बहुत बार एमसीक्यू आया है और आता भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी बहुत बार है कि कैन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और किसी चीज पे नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए आपकी इंटरनल आइसोथर्मल, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, ऑब्वियसली वो सेम रहेगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें सीपी माइनस सीवी एंड सीवी अपॉन सीपी और रेस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम तो भाई पढ़ते हैं शुरू में सीपी माइनस सीवी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो किसके इक्वल होता है, और के, है ना। सीपी माइनस सीवी वही पूछ रहा है, सिंपल सा। तो अच्छा एक मेथड होता है एमसीक्यू करने का, एलिमिनेटिंग मेथड। अगर आपको नहीं यार आपको शक भी हो रहा है ना, तो आप ये होता है ना, आपके गलत होने के चांसेस आप रिड्यूस कर सकते हो। लाइक कैसे, अब देखो ये तो आपको तय हो गया, तो एक में तो आर आना है। अब देखो ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में दोनों में 1/r आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन आपके होने ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता है, मतलब मैं एक वे बता रहा हूँ। तो अब क्या है, आपके पास ऑप्शन बने सिर्फ दो, बी और डी, ठीक है, आर गामा इनवर्स और आर जी। तो यहाँ पे आप 50-50 हो जाए, अब 50-50 है भाई। वैसे क्या था मतलब कि एक सही 25 चांसेस है सही होने के, बाकी 75 चांसेस थे गलत होने के। तो यहाँ पे दोनों 50-50 है, तो अब इजीली आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। वैसे हम इसको सॉल्व ही करेंगे, ठीक है, वरना मैं तो देख के लाइक जी का, लाइक यहाँ पे जी का कुछ जिक्र होता नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैं तो डायरेक्ट बी ही करता अगर ना भी आता तो, लेकिन हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें बताए हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, सी पी अपॉन सी वी, ये हम लोग पढ़ते हैं, सी पी अपॉन सी वी इक्वल गामा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीवी अपॉन सीवीपी। तो अंडर सीपी अपॉन सीवी, इसको अगर मैं इन्वर्स करके लिखूंगा, इसको मैं दूसरी तरह से लिखता हूँ, अगर इसको मैं इन्वर्स करके लिखूँ सीवी अपॉन सीपी, तो इसका आंसर क्या आएगा, गामा इन्वर्स। इसका आंसर क्या आएगा, गामा इन्वर्स। तो अब यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, जी का तो जिक्र नहीं, डी तो आपने पता है पहले ही, सीपी माइनस सी आर, सीवी अपॉन सीपी करने की बात नहीं है, पता होता है मैं सीपी अपॉन सीवी गामा भाई, ठीक है, एमडी सीवी अपॉन सीपी गामा इनवर्स। तो ये हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। होप सो आप सबको समझ रहा होगा और समझ आ रहा होगा, और ये राइटिंग। चलो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी तक पेज 4 पे। ओके, ये ऊपर वाला उसी कॉन्सेप्ट पे होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। इन द फॉलोइंग इंडिकेट डायग्राम द नेट वर्क डन, द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। ये अच्छा डायग्राम में जूम करके दिखाते थे, ये आपकी डायग्राम है। अगर एरो क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं अपने इसमें निशान मार देता हूँ, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ऐसे जा रहा है। चलो मैं बता देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये वाला क्लॉकवाइज है आपका, ये वाला क्या है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब जो बड़ा वाला ग्राफ है वो एंटी क्लॉकवाइज है और छोटा वाला क्लॉकवाइज है। तो पूछ रहे हैं आपका ये वर्क डन क्या होगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो। जीरो तो हरगिज भी मत करना, मैंने पहला ही कहा है कि साइकिल में वर्क डन कभी जीरो नहीं होता, मैंने बहुत बार रिपीट किया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को देखें, मैं पीछे बता चुका हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में आप वर्क डन क्या लोगे, नेगेटिव, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। लेकिन सर यहाँ तो कंफ्यूजन आ गई, यहाँ पे तो दोनों है। सर अगर दोनों है ना, तो हम उसको लेंगे जिसकी एरिया ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा कि थर्मोडायनामिक्स में हम वर्क डन अंडर द एरिया, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व जो है ना वही लेते हैं, मतलब जो वर्क डन अंडर द एरिया होता है। तो यहाँ पे हम जिसकी एरिया ज्यादा है भी हम उसको कंसिडर करेंगे, तो इसकी एरिया ज्यादा है, ठीक है, उसकी एरिया भी ज्यादा है, और कैसे मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव होता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ओके, चलो फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज ई, दिख रहा है, सुन करो, बोला कि 300 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, ई।
एट सेम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी, उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है कि भाई पहले ही बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आपका टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी भी वही होगी। ठीक है, ई ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, बी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following graph best illustrates the relationship between the product of PV for an ideal gas and thermodynamics temperature? ये ग्राफ यूँ समझो कि हम पहले भी करके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि बगैर देखे ना ये जो है वो बी वाला टिक मार दो, लेकिन नहीं है। वहाँ पे कंडीशन थी कि वो आइसोथर्मल था, ठीक है ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था तभी हो रहा था। यहाँ पे इसने क्या बोला था, which of the following graph illustrates the relationship between the product for an ideal gas and thermodynamics? वैसे इनडायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इजी समझ जाओगे। पी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, आप एन और फॉर एन आइडियल गैस है, आप एन और आर को कांस्टेंट लो। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, पीवी किसके साथ है, डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ। तो ग्राफ कौन सा होना चाहिए, जो लीनियरली इंक्रीज हो रहा हो। तो उसका कौन सा ग्राफ है हमारा, सी। ये गलत है, ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों सी बी डी तो छोड़ ही दें। ओके, उसके बाद आ रहे हैं हम, ये दो क्वेश्चन है यहाँ, इसमें ज़्यादा स्पेस चढ़ा हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, होप सो आपको समझ आ जाएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं दिख, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को नीचे कर लिया मैंने, होप सो अब स्टेटमेंट दिख जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट को देखें और जरा खुद से भी सोचें। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड, पहला कीवर्ड क्या है हमारा, कंप्रेस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ व्हिच लाइन ऑफ द टेबल इज, आगे यही होगा कि मैच या फिर करेक्ट। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा। तो ये बोल रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ आइडियल गैस से। ठीक है, तो नीचे कौन सा जो है ना वो ऑप्शन करेक्ट है या मैच हो रहा है। तो पहली बात, ठीक है, जैसे मैंने पहला कीवर्ड नोट करा है, वर्क डन। ठीक है, एरिया आइडियल गैस क्या करिए, कंप्रेस। जब कंप्रेस होती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। गैस पे क्या हो रहा है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मतलब जब गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन ऑन द गैस, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस में वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन वाला देखें, इज डन बाय, ये तो होना ही नहीं है, ए भी नहीं होना, बी भी नहीं होना। सो ऑप्शन होना है सी और डी में। अगेन हमने 50-50 कर लिया। उसके सामने देखें, हीट एनर्जी गोज इनटू गैस, हीट एनर्जी गोज आउट ऑफ गैस। अब मुझे कॉमन सी बात बताओ, लाइक मैं एक यहाँ सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर है। अगर मैं इसको, अगर इसको मैं नीचे से, ठीक है, हीट दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो इसकी गैस क्या करती है, हीट देने पर गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है आपकी। हीट देने पर गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। और जब आप ना गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो हीट बाहर जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपको गैस को एक्सपेंड कराना होता है तो आप हीट देते हो, हीट क्या करते हो, देते हो। और जब गैस कंप्रेस करती है तो उससे हीट क्या होती है, उससे हीट नो डाउट के बाहर निकलती है, उससे हीट क्या निकलती है, बाहर। तो यहाँ देखिए, हीट गोज आउट ऑफ द गैस, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। और द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैविंग द रेशियो, ये आरएमएस वेलोसिटी पे, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना ये टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा। ओके, तो इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए फिर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल मोनोटोनिक गैस हैज टेकन अराउंड द साइकिल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। पहले ही मैंने बताया साइकिल के अंदर वर्क डन हमारा कभी जीरो नहीं होता, तो ए ऑप्शन आप नेग्लेक्ट करो। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, लेकिन जूम करना पड़ेगा आपको ग्राफ दिखाने के लिए। तो ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया हम किसके किसके बराबर लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया बराबर लेते हैं 1/2 बी इंटू एच के। मैंने पहले बताया थर्मोडायनामिक्स में आप वर्क एरिया अंडर द ग्राफ लेते हो तो वो होता है हमारा 1/2 बी इंटू एच। में डायरेक्ट एरिया का फार्मूला लिखता हूँ, बी इंटू एच। अब यहाँ पे बेस लो,
आप बेस में देख सकते हो कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। पी भी तो लास्ट में आना है, इसको बीच में मत डालो, कंफ्यूजन होगी, डायरेक्ट वैल्यू लिखो। तो पी कांस्टेंट है तो 3v और v का चेंज लो तो कितना आएगा 2, v मत लिखो, ये लास्ट में लिख दिया है हमने। तो मतलब बेस कितना मिला आपको 2। हाइट लिख लो, हाइट में देखो वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम हो गया। प्रेशर में देखो 4p और p की वैल्यू है तो कितना आएगा 4p इंटू 3, तो मतलब इसका आया 1/2 और ये 6 और ये पी भी सेम, तो 2 जा 3, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 3pv। क्या आना चाहिए आंसर 3pv। तो देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 3pv है, ऑप्शन सी। मतलब सिंपल मैथ है, अब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो होते हैं ना एरिया, हम क्या लेते हैं हमेशा एरिया, और हमें शेप का पता होना चाहिए कि किस शेप की एरिया का फार्मूला क्या होता है, उससे हम इजिली कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाए छठा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे डाउट पूछे गए थे। अब ये देखें, टू गैसेस ए एंड बी हैविंग द सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम आर मिक्स्ड, ठीक है। सेम, ठीक है, सेम टेम्परेचर है उसका, सेम वॉल्यूम है, सेम प्रेशर है, सारी चीजें क्या है सेम है, सारी फिजिकल स्टेट्स। इफ द मिक्सचर इज एट द सेम टेम्परेचर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम v, उसका अगेन टेम्परेचर, अब मतलब पहले उसने गैसेस लिए हैं फिर उसको मिक्स किया है, उसका जो मिक्सचर बना है उसका भी टेम्परेचर वॉल्यूम वही है, लेकिन प्रेशर फाइंड करना है आपको। आपको क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मुझे अगर मैं ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि ये थर्मोडायनामिक्स थोड़ा हट कर है, ठीक है। या अगर है भी तो हम इसको अच्छे मतलब जो है ना सिंपल से कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो है ना वो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। अब इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये है कि मैं पहले गैस ए ले रहा हूँ, ठीक है, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सारे बराबर हैं किसके, गैस के भी वॉल्यूम टेम्परेचर के, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, ए प्लस बी का जो मिक्सचर आ रहा है उसका भी वॉल्यूम उसका भी टेम्परेचर सेम है, बट क्वेश्चन है कि उसका प्रेशर क्या होगा। जब वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर, मैं बोल सकता हूँ ना, मैं यूँ बोल सकता हूँ कि इसका इसका जो प्रेशर है वो पी है, क्योंकि सारी कंडीशन सेम है, ठीक है। इसको मैं चेंज से लिखता हूँ, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, ए का वो पी है, या फिर पी ए लिखो, पी ए इक्वल पी लिखो क्योंकि सारी कंडीशन सेम है, या फिर चलो पी ए लिखते हैं। और इस बी गैस का क्या है पी बी। मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इन दोनों दोनों का, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे अब इन दोनों का अपना मिक्सचर लिया है, तो हम क्या करते हैं इस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में प्रेशर को ऐड करते हैं, दोनों इक्वल हैं, इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, या फिर दोनों को मैं कंसीडर कर सकता हूँ पी के, किसके इक्वल पी। सो पी प्लस पी क्या हो जाएगा फिर पी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना, पी प्लस पी इज इक्वल टू 2p। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपका 2p है, जरूर होगा ऑप्शन ए इज द 2p जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये सारा खराब हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। और सबको समझ आ गया होगा, सिंपली हमने क्या किया उसका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दिया क्योंकि उसने मिक्सचर की बात की हुई थी। अब ये देखें, ये एडाप्टिक क्वेश्चन है, आई थिंक सो, यहाँ पे देखें, अ पॉलीएटॉमिक गैस वाई, ठीक है, अ पॉलीएटॉमिक गैस गामा, सॉरी गामा, गामा इज इक्वल 4/3 इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ वॉल्यूम एडाप्टिकली, पहले ही कहा था। फिर इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, स्मूथ प्रेशर विल बी। तो ये बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है ना पहले वी था, फिर उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होके, मतलब यूँ बोल सकता हूँ मैं, V1 उसका वी था और उसका V2 P/8 हो गया, उसका प्रेशर जो था, पहला वाला प्रेशर जो था वो पी नॉट था। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो न्यू प्रेशर है वो फाइंड करना है, ठीक है। और गामा कितनी दी है हमारे पास, गामा इक्वल 4/3। और अब ये थोड़ा बढ़ाना हो जाए, बट देखना सॉल्व करते हैं। हमें पता है, हमें एडाप्टिव क्लास P1 गामा इज इक्वल P2 V2 गामा, ये आपस में होता है बराबर। मैं बोलूँ कि P1 हमारे पास है P नॉट, ठीक है, V1 मेरे पास है V, V2 मुझे फाइंड करना है, और V2 कितना है V/8। गामा को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये क्या हमारी गामा, ये भी क्या हमारी गामा, इसके पूरे गामा है, ठीक है। अगर इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, पी नॉट वी, ठीक है,
P2 फाइंड करना है, गामा की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे 4/3 गामा डिवीजन में हमारे पास, और P2 ये सेम P, चलो हम इन दोनों को अलग अलग से गामा देते हैं, 4/8/4 गामा 3 की रिवर्स करने की। अब यहाँ से देखें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट करें, ये वॉल्यूम ठीक है, इसका पावर और इसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, इसको बीच वाले को हम मिटा लेते हैं, तो ये हुआ आपका कैंसिल, और आपके पास जो पीछे बचा वो बचा P0 इक्वल P2 डिवाइडेड में 8 × 4/3, तो ये इधर डिवाइड करा दो, जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका जो आंसर आएगा ठीक है, P2 विल बी 8 4/3 × P0। अब इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 ठीक है, इंटू 4/3, ये तो आपको आता होगा ठीक है, तो 3 में कैंसिल, और 2 का पावर कितना आएगा 16, मतलब ये बोल सकता हूँ P2 जो हमारा आएगा वो 16 × P0 इनिशियल वॉल्यूम होगा। कैलकुलेशन है, अगर मेरी कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करते जाओ तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगी, सिंपल सी है ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 16 P0 ऑप्शन ए, ठीक है। हमने बस उसको सिंपल सी इक्वेशन जो डेरिवेटिव की होती है हमने उसको इक्वल दिया और कर लिया, तो हम ये सारा मिटा लेते हैं ठीक है, ये एटलीस्ट मिटा लेते हैं जो इसमें। अब देखो ये ऐसे डायरेक्ट डाउट मुझसे पूछा गया था, ये भी इजी है। अब इसमें बोला प्रेशर वॉल्यूम ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का एक डायग्राम है, आइसोकैरिक आइसोथर्मल एंड आगे लिखा हुआ है आइसोबैरिक, दिखने रहा शायद आइसोबैरिक। तो यहाँ पे बोला है इसमें से बताओ कि रेस्पेक्टिवली कौन सा कर्व किस को शो कर रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक, अब पता है आइसोकोरिक वो कर्व होता है आप जानते हो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो आपने ये पढ़ा भी तो होगा, ये ग्राफ में बनाता हूँ ठीक है, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक का ग्राफ कैसा होता है ऐसे, ये क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, चाहे मैं इस जगह से लूँ वॉल्यूम के लिए, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 होगी, इस जगह लूँ इस जगह लूँ, हर जगह 5 होगी। मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी लाइन है वो जब प्रेशर के पैरेलल हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो आइसोकोरिक का ग्राफ है। या सिंपली आप खुद ही देख सकते हो, इसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लाइन है, ये बीसी वाली जो लाइन है वो आइसोकोरिक पे। अब देखिए डीसी या सीडी किसमें है, वो ऑप्शन सिर्फ सी और ऑप्शन डी में, मतलब ए और डी हमारे ऑप्शन गए, एलिमिनेटिंग मेथड अगेन ओके। उसके बाद है आइसोथर्मल, मैंने बताया ठीक है, मैंने नहीं बताया बता देता हूँ। आइसोथर्मल की कर्व ऐसे बनती है ठीक है, आइसोथर्मल की कर्व ऐसे बनाते हैं, मतलब उसकी एक कर्व बनती है ठीक है, उसकी क्या बनती है, एक कर्व बनती है, कोई मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं आती। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे आपको कर्व कहाँ दिख रही है ठीक है, सी बी में, तो अब देखें सी बी सी में है, डी में डी है, डी में क्या है डी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन ये हमारा कैंसिल। अब तो आप बगैर देख के बोल सकते हो कि ऑप्शन सी एलिमिनेटिंग मेथड के हिसाब से बट आप कर सको तो देखो। और लास्ट में हमने बताया था मैंने आपको आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक है तो देखें वो किस पे हो रहा है, आइसोबैरिक हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसमें से और वो कर हुआ पी, तो हम बोल सकते हैं भाई श्योर कि हमारा करेक्ट है। ओके लास्ट क्वेश्चन से ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करना, इसको मैं लिख रहा हूँ होमवर्क ठीक है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ वाले बहुत करवा लिए, ऊपर वाला बता रहा हूँ वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ठीक है, ये भी एक डाउट पूछा गया था मुझसे, फिर इसको पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और मैं पढ़ के बताता हूँ। ये है कि वेयर डेटा यूज द चेंज इन इंटर एनर्जी, क्यू इज द हीटिंग ऑफ द सिस्टम, डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये कीवर्ड है याद रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई हर जगह कीवर्ड है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आगे बोल रहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ आइडिया जैसे हाई प्रेशर इज कंटेन इन अ बलून, द बलून सडनली बर्स्ट कॉजिंग द गैस टू एक्सप्लोड, मतलब यही बोल रहा है कि 3 पैरामीटर आपको दिया हुआ है यू क्यू डब्ल्यू ठीक है, अब उसको मतलब कौन सा जो ऑप्शन है सही डिफाइन करे वो आपको देखें। मैंने क्या बोला कीवर्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैं बता चुका हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेस मतलब क्या नेगेटिव, यहाँ पे देखो कौन सा ये लास्ट वाला ऑप्शन पॉजिटिव है,
कौन से ऑप्शन में नेगेटिव है, बी एंड सी में, मतलब अगेन एलिमिनेट करो भाई, ए एंड डी ऑप्शन होना ही नहीं है, क्या होना है बाकी, बी या फिर सी में से, ठीक है, किसमें से होना है, बी या सी में से। तो बी या सी में से देखें, तो मतलब कि बी या सी से, और आप क्यू की वैल्यू देखें तो क्यू की वैल्यू दोनों की सेम है, क्यू की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम 0, तो इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ना, आपको सिर्फ यू देखना है। अब ये सडनली बर्स्ट हुआ है, तीसरा कीवर्ड क्या है, इसको इसको हम किसी और कलर से करते हैं, तीसरा कीवर्ड क्या है हमारा, बर्स्ट, क्या हो रहा है हमारा, सडनली बर्स्ट हुआ है। अब जब भी कोई चीज सडनली बर्स्ट होती है ना, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, डेल्टा यू विल बी डिक्रीज। और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है ना, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं हम उसको, ठीक है, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव ऑप्शन किसमें, बी में या सी में, तो आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, मार्क्स पे आ गया है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो ये थे, ये आपको होमवर्क तो बच्चों को दिया जाता है, ये आपको एज प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, भले आपको साफ देखें। सिंपल क्या करना है, मैं एक बार फिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करोगे, मैं यही बता सकता हूँ आपको, ठीक है, बगैर कैलकुलेशन के। ये देखें, यहाँ पे अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, इसका चेंज लें, इसका चेंज कितना है, 2v, v को इग्नोर करें, हम लास्ट में लगा देंगे, तो यहाँ पे बचा 2। हाइट देखें, 1/2 b इंटू एच वाला फार्मूला लगाएंगे, हाइट देखेंगे तो 3p इंटू 3v, ठीक है, वॉल्यूम अगेन सेम है 3p का, क्या बोलोगे, चेंज निकालो, 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4, तो कर लो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आपने अभी तक पूरा सॉल्व ही नहीं किया है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 b इंटू एच, ये कितना हुआ 2 इंटू 2, और ये कितना 1/2, इसका मतलब आपका ये फोर्स डिवाइडेड बाई 2, फोर्स में 4, तो ये कितना है 2। मैंने कहा था लास्ट में पीवी लगा लेते हैं, जिसे मैंने पहले करवाया इसलिए जल्दी करा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, करना तो आपको था बट मैंने करवा दिया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, होप्स आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारे डाउट सॉल्व करूँ, वरना हम अगली वीडियो में भी आएंगे, और सिर्फ फिजिक्स के नहीं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के हमारे, और आप जो भी क्वेश्चन कमेंट में करेंगे आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।